नमस्कार दोस्तों। आज हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे और ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर का नाम है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। ये कहीं बुक में नहीं दिया हुआ जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। ये मैंने अपने खुद के नोट से बनाया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं, उनको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि लगभग लगभग 200 से 250 क्वेश्चंस आपके इसमें कवर हो जाए और मोटा मोटा 4 से 5 टॉपिक हम कंप्लीटली 360 डिग्री कुछ भी ना बचे इस हिसाब से हम पढ़ेंगे। और हम इसको पढ़ेंगे कंसेप्चुअल, क्योंकि ज्योग्राफी है ना, कोई रट्टा मारने की चीज नहीं है। ये कंसेप्चुअल चीज है और जब कंसेप्ट एक बार दिमाग में बैठ जाता है ना, फिर याद करने चीजें बहुत आसान हो जाती है दोस्तों। तो हम इसको कंसेप्ट से पढ़ेंगे। हम जितने फैक्चुअल क्वेश्चंस जो पीवाईक्यू बोलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, हर एक एचएसएससी में, एसएससी में बिल्कुल उस लेवल का पढ़ेंगे। एग्जाम के लिए जो रेलिवेंट है वो पढ़ेंगे, बेकार की चीजें नहीं लेंगे, जिससे डायरेक्ट हमारे पेपर में हमें फायदा हो, हम इनपुट डालें और डायरेक्ट आउटपुट आए। और ज्योग्राफी से स्टार्ट मैंने जीएस इसलिए की है दोस्तों, क्योंकि मैंने पिछला सीईटी का मेंस भी दिया है, मैंने क्लियर भी किया है, हरियाणा का मैंने एग्जाम क्लियर किए हैं, ग्रुप डी का भी क्लियर किया था पिछली बार। 90 क्वेश्चंस ठीक थे मेरे 100 में से, जनरल कैटेगरी में से बिलोंग करता था दोस्तों मैं। और मैंने सीईटी का जो पिछली बार हुआ था परी भी निकाला, मेंस भी निकाला। इस टाइम मैं गवर्नमेंट जॉब पे हूँ, हरियाणा गवर्नमेंट में, तो मेरे को पता है एचएसएससी कैसे काम करती है। तो हरियाणा पुलिस के लिए आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हो। मैं आपको उतना पढ़ाऊंगा जितना एग्जाम के लिए रेलिवेंट होगा, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा, मतलब कि क्या पूछा जा सकता है। पीवाईक्यू तो ठीक है, करेंगे ही करेंगे अपन, लेकिन क्या एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन फ्रेम करता है, एग्जामिनर के माइंड को पढ़ते हुए हम उस प्रकार से पढ़ेंगे, आपको कंसेप्चुअली भी दिमाग में चीजें बैठ जाएं। चलो तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आप आराम से इत्मीनान से बैठिएगा और पूरा लेक्चर देखिएगा, फिर डिसाइड करिएगा कि हाँ, आज आपने कितनी नई चीजें सीखी और कितनी वो एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। किसी को कुछ भी नहीं आता ना, बिल्कुल कुछ पता ही नहीं क्या है चीजें, ज्योग्राफी में क्या है, तो वो सब बताऊंगा दोस्तों बिल्कुल बेसिक से। देखो दोस्तों, सबसे पहले इस डायग्राम को देखिए। नॉर्थ पोल, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, आपने सुना होगा ना, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है ना। ये डायरेक्शन दोस्तों, सबसे पहले तो ये बता रहा हूं मैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। सूरज कहाँ से उगता है? पूर्व से उगता है दोस्तों, पश्चिम में छिप जाता है, ये तो हमें पता ही है ना, ये डायरेक्शन हम रीजनिंग में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारी पृथ्वी है दोस्तों। पृथ्वी को बिल्कुल बीचों बीच काट दिया इस लाइन के द्वारा। तो ऊपर ऊपर वाले को बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर, नीचे वाले को बोलते हैं साउथ हेमिस्फीयर। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। मेरा इंग्लिश मीडियम है दोस्तों, लेकिन मैं आपके हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कन्विंस करूंगा, मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप बस थोड़ा सा कोप अप करना मेरे साथ, और आपको हर चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। आप एक बार सारी चीजों को सुनना, वीडियो को आराम से बैठ के लाइब्रेरी में आराम से सुनना, फिर नोट्स बनाना, और फिर आपको बहुत सही तरीके से चीजें ऑर्गेनाइज्ड वे में मिलेंगे दोस्तों। तो ये क्या बोलते हैं इसको दोस्तों? नॉर्थ हेमिस्फीयर। और इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? साउथ हेमिस्फीयर। और ये बीच वाली एक लाइन है, हम इस क्या बोलते हैं इस लाइन को, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस लाइन ने हमारी पूरी पृथ्वी को बीचों बीच काट दिया। ठीक है, अर्थ की शेप क्या है दोस्तों? अर्थ की शेप है जियोइड। हिंदी मीडियम वाले भी जियोइड ही याद करें, जियोइड, GEOID। ये PYQ है दोस्तों। आपने सुना होगा, अर्थ घूमती रही है, गोलाकार शेप की है, फुटबॉल साइज की है, गोल है हमारी पृथ्वी, तो वहां पर मिलेगी सर्कुलर। आपको पता है सूरज के चक्कर काट रही है इलेक्ट्रिकल पाथ पे, तो लेकिन उधर ऑप्शन में आपको मिलेगा ना जियोइड। हमारी शेप पूरी गोलाकार नहीं है, पूरी सर्कुलर नहीं है दोस्तों, ये बता रहा हूं, पूरी गोल नहीं है, वो चपटी है थोड़ी सी। तो उस शेप को क्या बोलते हैं? जियोइड। आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो ये जो लाइन थी बीचों बीच काट रही थी, उसको बोलते हैं 0 डिग्री। 0 डिग्री को क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। तो दोस्तों हमारी पृथ्वी को हमने बहुत सारी लाइनों में, इमेजिनरी लाइंस में काट दिया, क्योंकि हमें कुछ चीजें समझनी थी। क्या समझनी थी वो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो ये 0 डिग्री है, ठीक है, इसको नाम 0 डिग्री दे दिया। फिर थोड़ा सा ऊपर चले, इसको 10 दे दिया। फिर ऊपर चले, 20 दे दिया। और ये आगे क्या लिख रखा मैंने? एन। एन मतलब नॉर्थ, नॉर्थ मतलब उत्तर। जैसे जैसे ऊपर चलेंगे तो इसको नॉर्थ दिया गया, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, ऐसे ऐसे यहां पर आ जाएगा 90 डिग्री नॉर्थ। और ऊपर किसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल।
क्योंकि उत्तर में है इसलिए नॉर्थ पोल। और 0 डिग्री से नीचे चलेंगे तो क्या बोलेंगे, 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, ये आ गया 10 डिग्री साउथ, ये आ गया 20 डिग्री साउथ। आप फोकस करना एस पे, साउथ पे। और नीचे नीचे आ गया, इधर क्या आ जाएगा 90 डिग्री एस, एस मतलब साउथ, 90 डिग्री दक्षिण। ठीक है दोस्तों, 0 डिग्री से ऊपर चलेंगे नॉर्थ आएगा, इधर चलेंगे तो साउथ आएगा। ठीक है ना। तो हमने ऐसे अपनी पृथ्वी को इमेजिनरी लाइंस में काट दिया ताकि कुछ चीजों को बहुत बेहतरीन ढंग से समझा जाए। ठीक है। और इनको ये लेटी हुई है, ये क्या है, लेटी हुई है, तो इनका नाम क्या दिया हुआ है, लैटिट्यूड। लैटिट्यूड को क्या बोलते हैं हिंदी में, अक्षांश बोलते हैं दोस्तों। लेटिट्यूड का मतलब लेटी हुई, मैंने याद ऐसे किया, अच्छा लेटी हुई है तो ऐसे लेटी हुई है, लैटिट्यूड। लैटिट्यूड ये सब पैरेलल हैं दोस्तों। आपने पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, दो लाइन कभी नहीं काटती हैं जो, वो एक दूसरे के साथ ऐसे चलती रहती हैं, एकदम समांतर होती हैं। लैटिट्यूड, लैटिट्यूड की लाइंस कैसी हैं, पैरेलल है। ओके सर, ठीक है। ये इमेजिनरी है सब, ताकि हम पृथ्वी को समझ पाए। तो क्या बोलेंगे, 0 डिग्री लैटिट्यूड को क्या बोलेंगे, इक्वेटर बोलेंगे सर। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये तो ऐसे ऐसे काट रही थी पृथ्वी को, फिर हमने ऐसे काटना शुरू कर दिया, ऐसे। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, देशांतर। क्या बोलेंगे, देशांतर। ठीक है दोस्तों। और इंग्लिश में बोलेंगे लॉन्जिट्यूड, उसको बोल रहे थे लैटिट्यूड, इसको बोलेंगे लॉन्जिट्यूड। लेटी हुई को लैटिट्यूड, खड़ी है जो लॉन्जिट्यूड। इसको देखो ये काट दिया दोस्तों। इसमें भी कोई 0 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा सर। ठीक है, 0 डिग्री ये मान ली हमने। जब इस साइड चलेंगे तो ईस्ट आ जाएगा, 1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री, 10 डिग्री ईस्ट, 20 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट। ईस्ट का मतलब पूर्व, इस साइड पश्चिम, उसको भी बोलते हैं वेस्ट। ठीक है, हमारा कोर्स बायलिंगुअल रहेगा दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, डोंट वरी एट ऑल। तो 10 डिग्री ईस्ट, 20 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट। और इस साइड चलेंगे तो 10 डिग्री वेस्ट, 20 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री वेस्ट, ठीक है, 60 डिग्री वेस्ट। ये चलता रहेगा दोस्तों ऐसे, पूर्व पश्चिम ईस्ट और वेस्ट। और मैं ये ईस्ट और वेस्ट पे फोकस क्यों कर रहा हूँ, एन और एस, नॉर्थ और साउथ फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब आपको ऑप्शन दिए जाएंगे ना, आप पूरा कंसेप्ट समझ जाओगे। ऑप्शन दिए जाएंगे तो आप यहीं में फंस जाओगे। ठीक है, इस चीज का हमें पता होना चाहिए, इसलिए कंसेप्चुअली बता रहा हूं मैं चीज को, आपको रटवा नहीं रहा हूं। और आपको 15 मिनट बाद जाकर पता लगा, अच्छा इससे तो ये क्वेश्चन बन रहा था। ठीक है ना। तो 0 डिग्री, इसे इस साइड जाओगे तो आप वेस्ट मिलेगा, इस साइड जाओगे ईस्ट मिलेगा। ठीक है, ओके सर। तो 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड, जो हमने लॉन्जिट्यूड जिसको देशांतर बोलते हैं, तो 0 डिग्री, ये 0 डिग्री जो लाइन है ये रही, तो हमने इसको कुछ नाम दिया, वैज्ञानिकों ने नाम दिया अलग अलग, जो हमारे एग्जाम में पेपर में फिर पूछते भी हैं। 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं दोस्तों। ओके, इट पासिस थ्रू ग्रीनविच, उत्तराखंड। उत्तराखंड नहीं है दोस्तों, ये यूके का मतलब उत्तराखंड नहीं है, यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम, जिसे हम इंग्लैंड भी बोलते हैं। वेल्स जिसके 3-4 पार्ट है, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन बोलते हैं, जिसने, आपको पता ही है ब्रिटेन, गोरे लोग। तो उत्तरा इसको, सॉरी, ब्रिटेन में एक जगह है, ब्रिटेन में एक जगह है ग्रीनविच, इससे ये पास होती है, क्रॉस करती है। ये 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड है जो, ये ग्रीनविच एक जगह है, जैसे हमारी मिर्जापुर है एक जगह उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में जींद है एक जगह, ऐसे ही ग्रीनविच एक जगह है, कहाँ पे, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में। तो वहां से पास होती है, इसलिए इसका नाम ग्रीनविच मेरिडियन भी बोला जाता है, प्राइम मेरिडियन भी बोला जाता है, 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड भी बोला जाता है। उपनाम है इसके, जैसे आपने कोई नाम है उसका कह दिया, लिल्ला कह दिया, हाँ भाई इसका नाम लिल्ला है, इसका सोनू है, इसका मोनू है, जैसे घर का नाम होता है। ठीक है ना, लेकिन ये एग्जाम में आते हैं, प्राइम मेरिडियन। ठीक है ना। ओके, तो ये लॉन्जिट्यूड निकाल लिया, लैटिट्यूड निकाल लिया, मतलब देशांतर और अक्षांश निकाल लिया, पता चल गया कि मैं, अर्थ है उसमें ऐसे ऐसे करेंगे तो लैटिट्यूड है, ऐसे 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 करेंगे लैटिट्यूड है। ठीक है, तो ये क्यों निकालिए सर, टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ एनी सिटी, किसी भी शहर की पोजीशन आपको बतानी है, किसी भी पर्सन की आपको जगह बतानी है कि कौन, आप कहां पे हो, आप इस टाइम कौन सी लाइब्रेरी में कहां बैठे हो, मैं आपको बता सकता हूं अगर मुझे लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड की पोजीशन पता है। अच्छा सर ऐसा है क्या, बिल्कुल आपको बताऊंगा मैं। जियो टैगिंग आपने सुना है, जियो टैगिंग, अभी बताऊंगा आपको मैं जियो टैगिंग के बारे में भी। ठीक है, 0 डिग्री लैटिट्यूड को क्या बोलेंगे, इक्वेटर बोलेंगे। ठीक है, और इक्वेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा।
जीरो डिग्री लॉन्जिट्यूड को क्या बोलेंगे? मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन, ग्रीनविच। ग्रीनविच एक शहर है जिससे ये पास होती है, जो कि ब्रिटेन में है। ठीक है, मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन, ग्रीनविच, इसको इक्वेटर बोलते हैं, जिसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड में बता चुका हूं, देशांतर और अक्षांश। ठीक है, ये क्या बन गया? ग्रिड बन गया सर। ये तो होगी लैटिट्यूड, ये होगी लॉन्जिट्यूड, जो खड़ी है लेटी हुई है जो वो बन गई लैटिट्यूड। ये 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड है। तो आपको दिख रहा है, एक जाल सा बन गया, इसको ग्रिड बोलते हैं, कि अर्थ के ऊपर ग्रिड सा बन गया है, ये इमेजिनरी लाइंस है। ठीक है, तो इससे क्या होगा? इस मान ले ये कोई पॉइंट है, ये ये इस पॉइंट पे हम किसी भी वस्तु, इंसान, शहर की पोजीशन बता सकते हैं, इन पॉइंट पे जहां पे क्रॉस करती हैं। ठीक है, कौन से जगह पे, कौन सी पॉइंट पे, कौन जगह पे कौन है, ये सब हम पता कर सकते हैं। इसलिए हमने इस पृथ्वी को लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड में बांटा है। ठीक है दोस्तों, तो इंडिया की पोजीशन बताओ। ये क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा होगा। तो हम जब किसी शहर की पोजीशन बता सकते हैं, जब आपकी मैं लाइब्रेरी में कहां बैठे हो, आप ये पोजीशन बता सकता हूं, तो क्या मैं इंडिया की पोजीशन नहीं बता सकता? क्या हम हरियाणा स्टेट से बिलोंग करते हैं, क्या हरियाणा की पोजीशन नहीं बता सकता? बता सकते हैं सर, क्यों नहीं बता सकते? तो लैटिट्यूड में 6 से 37, आप वो आगे आगे वाले वर्ड यूज रखना बस। 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। लॉन्जिट्यूड में क्या पोजीशन है इंडिया की? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। सर वहां लिखा हुआ देख लिया, लेकिन याद नहीं रहा। पेपर में कैसे याद रहेंगे भाई? सिंपल याद रखियो, 6 से 37, 6 से 37 क्या है? लेटीट्यूड, लैटिट्यूड है। ये देखो, ये लैटिट्यूड है, ये लेटी हुई है। ये क्या है? 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है। तो जीरो से ऊपर चलेंगे तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6, ये आ गया 6। तो 6 पे क्या है? ये आ गया अपना, ठीक है, इंडिया। और 6 पे चलता रहा, 7 8 9 10 20 25 30 35 37, 37 तक पहुंच गए। 37 पे इंडिया खत्म हो जाएगा, जम्मू कश्मीर है लास्ट। ठीक है ना? 37 डिग्री, 6 से 37 डिग्री, 6 से 37 डिग्री। तो आप ये बताइए, इससे आप ऊपर जा रहे हो ना? हाँ जी सर, नॉर्थ, और नीचे जाते साउथ, तो ये नॉर्थ जुड़ जाएगा। तो 6 से 37 नॉर्थ, आपको इतना याद रखना है। 6 से 37 इंडिया की है पोजीशन। ठीक है, लॉन्जिट्यूड में 68 से 97, और ये है ईस्ट, 68 से 97। अब देखो, ये तो मैंने बता दिया 6 से 37 है, ऐसे चलेंगे। अब 68 से 97, इधर था ग्रीनविच, इधर थी 0 डिग्री, और हम इस साइड चले तो क्या आया? ईस्ट आया। इस साइड चला तो वेस्ट आया। तो चलते रहे, इस साइड 0 से 1 आया, 50 आया, 55 आया, 60 आया, फिर आ गया 68। इस पे अपन इंडिया में गुजरात की एक जगह है, वो थी, स्टार्ट हो गया था इंडिया। तो ये चलते रहे 68 88 90 95 97, ये आगे 97, ये इंडिया का लास्ट पॉइंट था। तो 97 डिग्री पे खत्म हो गया। ठीक है, 68 से 97 डिग्री। और ये क्या है? वो तो था, ऊपर जा रहे थे नॉर्थ था, और इस साइड जा रहे थे तो ईस्ट है। तो ये 68 डिग्री ईस्ट है, 97 डिग्री ईस्ट है। आप देखिए एक बार, ये लिख रखा ईस्ट, ईस्ट। आपको ये डायरेक्शन का पता होना चाहिए, तभी आप 4 ऑप्शन में एलिमिनेट कर पाएंगे, वरना ये बिल्कुल सेम आंकड़े रख देंगे। 6 से 37 68 से 97 बहुत है, लेकिन ईस्ट का जगह वेस्ट कर देंगे, नॉर्थ का साउथ कर देंगे। लेकिन आपको पता होगा, तब आप कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है ना? 68 से 97, आपको याद हुआ 6 से 37, और 68 से 97। ठीक है दोस्तों? ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन लेते हैं इस बारे में। ये 0 डिग्री है, ठीक है, ये हमारा इंडिया है। ठीक है, एक लाइन क्रॉस होती है इंडिया से, उसको बोलते हैं 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ईस्ट की तो चिंता ही मत करना आप, या तो ईस्ट आएगा या नॉर्थ आएगा, बस आप ये देख लो। लेटीट्यूड है तो नॉर्थ की तरफ आते जाएंगे, लॉन्जिट्यूड है तो ईस्ट की तरफ जाते रहेंगे। तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को आपको याद रखना है। क्यों याद करना है बताऊंगा। 82 डिग्री 30 मिनट, 82.30 कर लो ईस्ट, ये याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो हमारे इंडिया से क्रॉस होती है। ठीक है, ओके, बताता हूं क्यों। थोड़ा सा ठहरना। हम हरियाणा से का पेपर की तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा पुलिस का। तो हमें साथ में ही, जैसे इंडिया की पोजीशन करी, ऐसे हम हरियाणा की एक बार देख लेते हैं। हरियाणा की क्या है? 27 से 30, 27 से 30, 74 से 77, वही नॉर्थ और वही ईस्ट। हम याद करते हैं, 27 से 30, 74 से 77, ये हमारे हरियाणा की पोजीशन है। एक बार चेक कर ले, क्या इंडिया की पोजीशन में आती है कि ये देखिए 68 से 97, और क्या हरियाणा की क्या थी? 74 से 77। तो बीच ही में आ गया इधर, 74 से 77। ठीक है ना? नेक्स्ट उसमें मिलेगा। ये जियो टैगिंग के बारे में बताऊंगा दोस्तों, एक बार रुकना। देखो, ये
ये बीच में हरियाणा है, ये 27 डिग्री से नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ, 74 डिग्री, 77 डिग्री, ये पूरा इंडिया था। आपको ये चीज समझ आ रही है? क्या ईस्ट है, क्या वेस्ट है, क्या नॉर्थ है? 27 से 30 हरियाणा की आएगी नॉर्थ में, 74 से 77 आएगी ईस्ट में। लैटिट्यूड, ये है लैटिट्यूड वाली लाइन और ये है लॉन्जिट्यूड वाली लाइन। लैटिट्यूड लेटी हुई है जो हमने ग्रिड बनाई थी। तो इससे हमने सिर्फ 2 क्वेश्चन तैयार करे हैं अभी तक, इंडिया की पोजीशन क्या है और हरियाणा की पोजीशन क्या है। ठीक है सर, तो हरियाणा की देख ली 27 से 30 और 74 से 77, ठीक है। अब ये देखिए सुबह की फोटो है, मैंने ली थी, इसको बोलते हैं जियो टैगिंग। ये साइंस एंड टेक में आ गया दोस्तों, साइंस की क्वेश्चन आ गया जो हम एप्लीकेशन में यूज भी करते हैं। आप कैमरे में, आप एप्लीकेशन स्टोर पे जाके जियो टैगिंग की एप्लीकेशन डाउनलोड करना, तो उसमें आएगा जियो टैगिंग कैमरा वाली एप्लीकेशन डाउनलोड करना, कोई फोटो खींचना। मेरे को भी अभी 10 दिन पहले ही इसका पता चला है, क्योंकि सर्कुलर आते रहते हैं, स्कूल में सर्कुलर आया कि आप जियो टैग के साथ फोटो भेजिए, जो शोक पीट होते हैं उसकी हालत कैसी है। तो फिर भेजना पड़ा, तो जियो टैगिंग मेरे को सीखनी पड़ी। तो जब कोई फोटो खींचते हो आप, जैसे मैंने मेरे ये फोटो खींची मैंने ये, तो देखो इसमें तुरंत आ गया जियो टैगिंग का मतलब लोकेशन। ये देखिए लैटिट्यूड LAT 29.59, लॉन्जिट्यूड 76. ये पर्टिकुलर जगह है हिसार डिवीजन में, हरियाणा में। सुबह कितने बजे की देखो, ये 8:54 की है, 5 तारीख को, ठीक है ना। और लेकिन मेन ध्यान क्या रखना आपको, लैटिट्यूड 29 है और लॉन्जिट्यूड 76 है। 29 देखो, ये 27 थी, 28, 29, ये 28 होगी, ये 29 होगी, कहीं यही है। ओके, और इसकी लॉन्जिट्यूड कितनी है, 76, तो 74 थी, 75 और 76, तो यही होगी। ठीक है ना दोस्तों, आप इस चीज को समझिए, आप कोई भी फोटो खींचोगे जियो टैगिंग में, आपके लोकेशन आ जाएगी लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड की। तो आप समझ रहे हो, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड में इतनी देर से समझा रहा हूं, तो आपको कुछ समझ आया इस चीज से रिलेटेड? और इसका प्रैक्टिकल मैंने उदाहरण दिया है जियो टैगिंग का, ये आपके जनरल नॉलेज के लिए भी काम आएगी। आप डेली एप्लीकेशन में भी इस चीज को यूज कर सकते हो। कैसे यूज कर सकते हो? मान लो आपके पेरेंट्स थोड़े से पढ़े लिखे हैं और उनको पता है जियो टैगिंग का क्या है, तो फोन करेंगे, आप बोलोगे कि मैं तो लाइब्रेरी में हूँ, तो आपका बापू बोलेगा अच्छा फोटो भेज जियो टैगिंग के साथ, तो आपकी लोकेशन आ जाएगी भाई साहब। और जिनकी शादी हो रखी है उनके लिए तो बहुत ही खतरनाक बात है ये है कि नहीं? तो तुरंत आपकी लोकेशन मांग ली जाएगी लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड का, अगर आपकी वाइफ को ये पता है कि जियो टैगिंग नाम की चिड़िया क्या है, लैटिट्यूड क्या है, लॉन्जिट्यूड क्या है। पढ़ाई लिखाई सिर्फ पेपर के लिए नहीं काम नहीं आती, वैसी जनरल लाइफ में भी बड़ी काम आती है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ आया होगा, कुछ तो समझ आया होगा। जिनको नहीं समझ आया, एक बार थोड़ा दोबारा देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा लैटिट्यूड क्या है, लॉन्जिट्यूड क्या है, इंडिया की पोजीशन क्या है, हरियाणा की पोजीशन क्या है। ठीक है, और जियो टैगिंग से आप पता लगा सकते हो कि आपकी लोकेशन कहाँ है एग्जैक्ट। ठीक है, इंडिया में नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? सबसे उत्तरी पॉइंट इंदिरा कोल। कौन सा है? इंदिरा कोल। कहां पे है ये? जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में कहां पे? सियाचिन ग्लेशियर पे। तो पेपर में काफी बार आया है, ठीक है ना। सबसे उत्तरी पॉइंट। और दक्षिणी पॉइंट क्या है? इंदिरा पॉइंट। ये इंदिरा कोल है, ये इंदिरा पॉइंट है। ये कहां पे है? अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड्स, पता है आपको? हाँ जी, सुना है। तो अंडमान एंड निकोबार में, निकोबार में है ये, निकोबार में इंदिरा पॉइंट है। ठीक है सर, ये सबसे उत्तरी पॉइंट हो गया इंदिरा कोल, और इंदिरा पॉइंट सबसे सदर्न हो गया। ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना, इंदिरा कोल है, ये इंदिरा पॉइंट है। ओके, ये देखिए गुहार मोटी, ये कहां पे है? कच्छ में। कच्छ कहां पे है? गुजरात में। गुजरात की एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है कच्छ, जो सबसे वेस्टर्न मोस्ट है। तो सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गुहार मोटी। ठीक है, सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट है अंजू। अंजू से याद रखना, अंजुआ कुछ ऐसा प्रोनाउंसिएशन होगा, लेकिन आप अंजू से याद रखना। और जगह का नाम है किबीथू। किबीथू। आपको ये स्लाइड में 4 क्वेश्चन है और चारों इंपॉर्टेंट है, पर पहले पूछे जा चुके हैं। वन लाइनर टाइप है ये, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इससे ही हमें पता होता है लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड, ये सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, सबसे उत्तरी कौन सा है, सबसे दक्षिणी कौन सा है। होप सो आपको समझ आया होगा कि बिथू। अरुणाचल प्रदेश, आपको एक प्रश्न और याद आया मेरे को, सबसे पहले सूर्य कौन सी जगह पे उगता है? आपने सुना होगा काफी बार, ये अरुणाचल प्रदेश में उगता है। और जो अरुणाचल में अरुण है ना दोस्तों, अरुण का मतलब सूर्य होता है। अरुण का मतलब पर्यायवाची शब्द ही अरुण का सन होता है। तो आप कोई चीज पीछे चीज होती है ना, उसके नाम के पीछे लॉजिक होता है, ऐसे ही नहीं है।
ठीक है ना। थोड़ा ऐसे कोरिलेट करके पढ़ोगे तो अगर पूछ ले स्टेट कौन सी है तो अरुणाचल प्रदेश है, डिस्ट्रिक्ट पूछ ले तो अंजू है, और पर्टिकुलर विलेज है दोस्तों किबिथु, किबिथु एक विलेज है। अगर वेस्टर्न मोस्ट में डिस्ट्रिक्ट पूछ ले तो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है, गुहार मोटी तो वहां पर जगह पे है, और स्टेट पूछ ले तो गुजरात है। ठीक है, थोड़ा सा हमें इस प्रकार से पढ़ना होगा। ओके, तो देखिए ये मैप है, तो आप ये देखिए सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा, 37 डिग्री इंदिरा कोल ये रहा, गुहार मोटी ये 68 डिग्री, ठीक है, और ये किबुथु 97 डिग्री ये रहा, कन्याकुमारी 8 डिग्री, इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 8 मिनट ये रहा, ये निकोबार का पॉइंट है, ये हमारा सबसे सदर्न पॉइंट। कन्याकुमारी तो मेनलैंड का है, थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना, ये मेनलैंड है, इससे भी नहीं, ये तो 8 डिग्री पे है, ये 6 डिग्री पे है, ठीक है ना। इंदिरा पॉइंट जो अंडमान एंड निकोबार की ही हमारी इंडिया की टेरिटरी में आता है। थोड़ा सा समझा देता हूँ, ये इंडिया का मैप हो गया, ठीक है। ये 3 लाइन होगी, 0 डिग्री लाइन तो कौन सी थी सर, हमने मानी थी इक्वेटर को, ठीक है। तो 0 से 1 2 3 4 5 6 चले, 6 डिग्री पे चले तो ये आ गया पॉइंट, कौन सा आ गया, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ है, अंडमान निकोबार में है, और इंदिरा पॉइंट को क्या बोलते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट बोलते हैं दोस्तों। इसका दूसरा नाम क्या है, पिग्मेलियन पॉइंट। क्या नाम है, पिग्मेलियन पॉइंट। ये एसएससी में पूछा जा चुका है पिग्मेलियन पॉइंट के बारे में, तो वो इंदिरा पॉइंट ही था, सदर्न मोस्ट पॉइंट ही था। वो कहाँ पे है, अंडमान निकोबार में है, अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। ठीक है भाई, 0 से चले ऊपर की तरफ चले 6 तक, ये मिल गया। 6 से ऊपर चले इधर 8 डिग्री पे चले, 8 डिग्री थोड़ा और चले, ये कन्याकुमारी आ गई। कन्याकुमारी कहाँ है, तमिलनाडु में है, ये मेनलैंड का सबसे सदर्न पॉइंट हो गया। ठीक है, आप थोड़ा सा क्वेश्चन में देखते हुए ध्यान रखना कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। ये तो मेनलैंड है दोस्तों, मेनलैंड, ठीक है। और ये हमारा अंडमान एंड निकोबार है, ठीक है। 0 डिग्री 6 डिग्री 8 डिग्री, 8 डिग्री पे कन्याकुमारी है, 6 डिग्री पे इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान निकोबार में पाया जाता है, इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं। थोड़ा ये इंडिया का मैप भी है, देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। ये लक्षद्वीप है दोस्तों, ये अंडमान एंड निकोबार है, ये तमिलनाडु है, ठीक है ना। अब इधर देखिए ये है, ये को तो 8 डिग्री होगी, जहां पर कन्याकुमारी पाई जाती है। आप बहुत सारी ट्रेन जाती हैं जम्मू तवी, जो जम्मू से कन्याकुमारी चलती है, ये है कन्याकुमारी। और ये यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है जो है 6 डिग्री, ठीक है ना, 6 डिग्री इधर। ओके सर, ये वही है, 0 डिग्री 6 डिग्री 8 डिग्री, 8 डिग्री पे कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में सदर्न मोस्ट मेन लैंड का सबसे सदर्न पॉइंट है। सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी है, लेकिन मेन लैंड का है। अगर आपसे बिल्कुल इंडिया का ही पूछ ले तो इंदिरा पॉइंट है, पिग्मेलियन पॉइंट है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, इसलिए मैंने इसके ऊपर ध्यान दिया, लेकिन मोस्टली 99% इंदिरा पॉइंट ही पूछते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट ही पूछते हैं, ठीक है दोस्तों। ओके, इसमें मैंने सब कुछ क्लियर करने की कोशिश की है। नीचे से ऊपर चलेंगे, नॉर्थ आएगा, नीचे क्या है 0 डिग्री, फिर 6 डिग्री पे क्या आया, इंदिरा पॉइंट आया। 6 से ऊपर चले 8 आया, तो 8 से कन्याकुमारी तमिलनाडु जो कि मेनलैंड का है। थोड़ा ऊपर चले 27 डिग्री से 27 से 30 क्या है, 27 से 30 क्या है, 27 से 30 नॉर्थ में क्या है, हरियाणा है, ठीक है ना। इधर से 27 से 30 हरियाणा है, और ऐसे ऐसे 74 से 77, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होंगी चीजें। एक क्वेश्चन आया, इंडिया की शेप बताइए, शेप कैसी है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ट्रायंगुलर है, देखिए तो आप एकदम त्रिभुज की तरह है, एकदम त्रिभुज की तरह है, ऐसे दिखता है, ऐसा लगता है, पर ट्रायंगुलर नहीं है दोस्तों। ये है क्वाड्रेंगुलर, चतुर्भुजाकार, ये है उत्तर इसका, क्वाड्रेंगुलर। इंडिया की शेप कैसी है, क्वाड्रेंगुलर, ठीक है ना, चतुर्भुजाकार, ट्रायंगुलर नहीं है, कभी सोचो वो है, ठीक है। अब मैं आपको जो समझाने जा रहा हूं ना, बहुत ही कंसेप्चुअल है, और बड़ी ही मतलब 10 मिनट लगेंगे आपको इस कंसेप्ट को समझने के लिए, और ये एनसीईआरटी में दिया गया है। आपने इसको समझ लिया ना एक बार, ऐसा लगेगा कि हाँ यार कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। और जब पेपर में आ गया ना, मैं ये बोल रहा हूँ 99.99% बच्चे इसको नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्या पढ़ाने जा रहे हो सर? सर हम पढ़ना चाह रहे हैं इधर हाउ टू कैलकुलेट टाइम विद द हेल्प ऑफ लॉन्जिट्यूड। इस टाइम अपने हरियाणा में जींद डिस्ट्रिक्ट बैठे हैं, सुबह के 10 बजे हैं, तो आप बता सकते हो सिडनी में कितने बजे होंगे? नहीं पता सर, अभी निकालता हूँ, गूगल में देख के बता दूंगा, लेकिन आपके पास फोन नहीं होगा सर जब आप एग्जाम में बैठोगे।
सर ये तो मैंने कभी पढ़ा नहीं, कभी किसी टीचर ने बताया नहीं, बहुत कम रेयर टीचर ने बताया होगा। बिल्कुल, आप कभी एग्जाम देने गए होंगे, ऑब्वियस सी बात है, एग्जाम आपने काफी दिए होंगे। तो जब एग्जाम देने जाता है ना एस्पिरेंट्स, तो वॉशरूम के लिए जाता है, तो आप देखना आपके रूम के साइड लगते ही एक वॉशरूम होगा, उसमें बहुत भीड़ होगी। लेकिन क्या होगा कि कुछ थोड़ा सा आगे चल के 2-4 कदम चल के फिर आपको एक वॉशरूम मिलेगा, वहां पर भीड़ कम होगी दोस्तों। जो 2 कदम थोड़े से एक्स्ट्रा चलता है ना, उसको थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें मिलती हैं, वहां पर भीड़ कम होती है, फिर आराम से आता है। ये चीजें मेरे को एक्सपीरियंस था, तो जब मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए। ठीक है, आपको 2 कदम थोड़ा सा फालतू चलना है, डेली चलना है 2 कदम फालतू, थोड़ा सा डेली चलने का मतलब है थोड़ा सा डेली थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना है आपको। और जिस दिन वो पेपर में मिल गया आपको, बस आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। ये वही टाइप की क्वेश्चन है, ये वही टाइप का कंसेप्ट है जहां से आपको पता चलता है, यहाँ पर कोई रट्टाफिकेशन नहीं होगा अभी। ठीक है, तो हम और आपका कोई कजन्स अगर सिडनी में है, आपका कजन्स कोई यूके में गया है, इंग्लैंड में गया है, तो आप तुरंत बता सकते हो, अच्छा मेरे को लैटिट्यूड का पता है, लॉन्जिट्यूड का पता है, मैं तुरंत निकाल के बता दूंगा भाई अभी इंडिया में 10 बजे है, तो तुम्हारे यहाँ कितने बजे होंगे। कॉन्फिडेंस भी तो बूस्ट होता है ना, पढ़ा लिखा आदमी उसी को बोलते हैं हम। ठीक है ना। ठीक है सर, ओके सर, आपने कहा है तो अपन सीखते हैं। चलो, हाउ टू कैलकुलेट टाइम विद द हेल्प ऑफ लॉन्जिट्यूड। ठीक है सर, लॉन्जिट्यूड पता है ना, ये ऐसे 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 हमने बनाई थी। तो 0 डिग्री क्या बोला था, प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच। ठीक है, 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड को प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं, ग्रीनविच भी बोलते हैं। ठीक है, इसी से निकाल लेंगे हम पोजीशन, इसी से निकाल लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट द लोकल टाइम ऑफ टोक्यो। जापान में अगर कोई आपका दोस्त है, आपका कजन्स है, तो उसका निकाल लेंगे पहले। फाइंड आउट द लोकल टाइम ऑफ टोक्यो। टोक्यो की पोजीशन क्वेश्चन में दी हुई होगी। टोक्यो की पोजीशन क्या है, 140 डिग्री ईस्ट, 140 डिग्री ईस्ट। ठीक है, When it is 12 PM मंडे एट ग्रीनविच, ग्रीनविच का पता ना 0 डिग्री को ही बोलते हैं लॉन्जिट्यूड को। बोल रहा है कि 0 ग्रीनविच एक जगह है यूके में, ग्रीनविच पे टाइम है 12 बजे, दोपहर के 12 बजे है और दिन है मंडे। तो आप टोक्यो में बताइए क्या माहौल चल रहा होगा टोक्यो में। ठीक है दोस्तों, हमने सबसे पहले ये अर्थ थी, अर्थ के ऊपर इमेजिनरी लाइंस खींची जिसे हम लॉन्जिट्यूड कहते हैं। ठीक है, एक दिन में घंटे कितने होते हैं दोस्तों, 24 आवर। ध्यान से समझिएगा, एक दिन में घंटे कितने, 24 घंटे होते हैं दोस्तों। हमने इस पूरी पृथ्वी को 360 डिग्री में बांट दिया। 360 डिग्री का मतलब क्या है, आपने मैथ पढ़ा है तो आप ये 180 डिग्री समझते हो, 180 डिग्री कोण समझते हैं सर, यहां से चले यहां पे आगे 180 डिग्री का बन गया। अगर ये वहां पे जाके वापिस आ जाए तो सर 180 हो जाएगा। तो टोटल कितना गया, 360 डिग्री। 360 डिग्री का मतलब क्या है, ये पॉइंट है, ये यहां से चला वहीं वापस पहुंच गया। तो मतलब पूरा सर्कल है, पूरा सर्कल का कितना होगा, 360 डिग्री होगा। अर्थ कैसी है, सर्कल है, और पूरी सर्कल पे इमेजिनरी लाइन खींच दी, तो हर एक डिग्री के लिए मैंने 360 लाइनें खींच दी। तो 360 डिग्री, और अर्थ एक दिन में पूरे 24 घंटे में घूम जाती है, अर्थ पूरे 24 घंटे में घूम जाती कि नहीं घूम जाती, घूम जाती सर। तो 360 डिग्री को 24 घंटे में तोड़ लिया मैंने। ठीक है, इस सवाल का निकालने के लिए। ठीक है, तो मोटा मोटा 1 डिग्री लैटिट्यूड को हमने जब मापा तो ये 4 मिनट आ गया। कैसे आया सर, देखिए 360 डिग्री इज इक्वल टू 24 घंटे। ठीक है, 360 डिग्री इज इक्वल टू 24 इंटू 60, मिनट में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं। 1 डिग्री का मतलब 24 इंटू 60 बटा 360। ठीक है, काटेंगे, छीक छीक 36, 6 चौका 24, 4 मिनट। तो हमारे पास क्या निकला, 1 डिग्री में जो चेंज हो 4 मिनट का मानेंगे। इसको याद रखना है, ऊपर आपको समझ नहीं आया तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 डिग्री का 4 मिनट बोलेंगे, बस ये याद रखो, 1 डिग्री को कितना, 4 मिनट। ठीक है, इसको मिटा दें, मिटा दो सर। बस 1 डिग्री को क्या बोलेंगे, 4 मिनट। मन में बोली 2-2 बार, 1 डिग्री क्या बोलेंगे, 4 मिनट। बोलने से ही याद होगा दोस्तों, और करके नहीं, रामदेव साहब बोलते हैं ना, करने से होगा, बिना करे कुछ नहीं होगा। 1 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया था, ये बोला कि टोक्यो में है, टोक्यो की पोजीशन क्या है, 140 डिग्री ईस्ट। 140 डिग्री ईस्ट है टोक्यो की, 140 डिग्री ईस्ट में। ठीक है, तो 140 को 4 मिनट से करेंगे तो 14 560 मिनट।
140 डिग्री को 5 से कर दिया, क्यों कर दिया सर? ग्रीनविच है, उसकी 0 पोजीशन है, 0 डिग्री पे है ग्रीनविच, ठीक है। इसने बोला 140 पे है टोक्यो, क्वेश्चन में दिया 140 ईस्ट टोक्यो यहाँ पे है, तो ये कितना हो गया 140 दूर हो गया। तो 1 डिग्री में कितने मिनट होती हैं? 4 मिनट होती हैं, तो 140 में कितनी होगी? 560 मिनट होगी। तो अब इसको घंटे में बुलाने हैं, घंटे में बुलाने के लिए क्या करेंगे? 60 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? मोटा मोटा ये आ जाएगा छिक्की चम्मन 6 9 घंटे 20 मिनट, ये आ जाएगा दोस्तों। 6 सब पहले 30 9 चम्मन, हाँ 9 घंटे 20 मिनट आ गया, ठीक है। वहां पर बज कितने रहे थे सर? उस टाइम बज रहे थे 12 दोपहर के, देखो क्वेश्चन में दिया है 12 PM मंडे था, तो 12 बजे में 9 घंटे 20 मिनट जोड़ लो, तो रात के 9:20 बज रहे हैं, मतलब ग्रीनविच पे दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो टोक्यो में 9:20 का टाइम हो रखा है, और ये आपका आंसर है। समराइज करता हूं मैं, कोई भी जगह की आपको पोजीशन दी होगी, आपको वहां का टाइम निकालना है, और ग्रीनविच का आपको दे रखा था, तो आपको बस ये याद रखना है कि 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, और जितनी भी दी होंगी ना उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दियो। 140 डिग्री ईस्ट है, तुरंत 4 से मल्टीप्लाई कर दियो, और ये क्या जो आएगा वो मिनट में, क्योंकि ये 4 क्या थी? मिनट, तो 560 क्या आ गया? मिनट आ गई। और फिर घंटे में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 560/60 को जैसे हमने किया तो 9 घंटे 20 मिनट आ गया, ठीक है ना, ये घंटे में कन्वर्ट कर लिया, तो जितना टाइम दे रखा है उसमें वो ऐड कर दो, तो वहां पर उतना टाइम दिया होगा। सर ठीक है, बहुत बढ़िया है, लेकिन आप एक और समझा दो बस। दिल्ली में दिल्ली में मेरा कजन दिल्ली में रहता है, 77 डिग्री वहां की पोजीशन है, सुबह के 10 बजे है। सिडनी में बता दो क्या करना है। ये हो गया 0 डिग्री, ये होगी अपनी दिल्ली, दिल्ली का दे रखा है 77 डिग्री, ये होगी सिडनी, सिडनी में देखा है 150, ठीक है। आप मेरी बात समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये 0 डिग्री ईस्ट है, ठीक है। ये यहां से यहां कितनी होगी? 150 होगी। दिल्ली की 77 है, दिल्ली से और निकाल ले, दिल्ली 77 150 में घटाइयो, ये होगी 73। 0 डिग्री से ये दिल्ली है 77 डिग्री, क्वेश्चन में गिवन है, और 150 कितनी है सिडनी की? ये भी हम हमेशा ग्रीनविच से मानेंगे, 0 से मानेंगे, ठीक है। हमने दिल्ली और सिडनी के बीच का निकाल लिया 73 डिग्री, ठीक है। अब 73 डिग्री को 4 से कर दो, कितना आ गया? 292 मिनट। 292 को 60 से कर दोगे, क्या आ जाएगा? 4 घंटे 52 मिनट, ठीक है। और अब उसमें वो टाइम वो कर दो, कितना दिया हुआ था? सुबह 10 बजे हुए थे, 10 बजे हुए थे, और इसमें 4:52 करेंगे तो दोपहर के 2:52 आंसर आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ आया होगा दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं ऐसा कि 0 डिग्री से मापना है अपने को। जब ऐसे क्वेश्चन आप सोल्व करते हो ना, ऐसे कॉन्फिडेंस आता है, और डेली हमें पता चलता है कि अच्छा इस प्रकार की चीजें भी आती हैं, और ये सब एनसीईआरटी में गिवन है, मैं ऐसे कहीं से लेके नहीं आया। लॉन्जिट्यूड का टाइम निकालने में कैसे वो होता है, ठीक है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। जो इंडिया है इसकी ईस्ट से वेस्ट तक कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है? 2933, ये याद करना पड़ेगा। ये वेस्टर्न पॉइंट है, ईस्टर्न है 2933, और नॉर्थ से साउथ 3214। तो ऐसे याद रखो, 2933 ऐसे है, 3214 में इसकी विड्थ है, ऐसे एक जगह पे लिखने हैं ये पॉइंट सारे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना, इसलिए बनाया जनरल इंट्रोडक्शन टू इंडिया। इंडिया के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, बेसिक कंसेप्ट सारे एक जगह पे हैं, जो फैक्चुअल भी हैं, प्रीवियस ईयर भी हैं, और कंसेप्चुअल भी हैं। 2933 और 3214। टोटल लैंड एरिया कितना है इंडिया का? 32,83,263, 32,83,263, आखिरी वाला याद रखना 263, 4 ऑप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है ना, 32,83,263। और इंडिया का लैंड बॉर्डर कितना है? 15,200, सबके साथ, पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, नेपाल के साथ, सब देशों के साथ जो लैंड बॉर्डर है उसकी कितनी संख्या है? 15,200, 15,200। कोस्ट लाइन 7,516.6, ये इतनी बार आया ना, पूछो मत, ऐसे कैसे याद रखियो, 7,516.6 कोस्ट लाइन। तो अब कोस्ट लाइन कैसे सर आप बताइए? ये देखो यहां से कोस्ट लाइन है, ये देखिए, ये ऐसे, ये सारी कोस्ट लाइन है, ठीक है। ये तो हो गया मेनलैंड प्लस लक्षद्वीप प्लस अंडमान एंड निकोबार, यानी कि तो कोस्ट लाइन काउंट होगी ना, तो ये टोटल है।
मेनलैंड की है 6100 प्लस लक्षद्वीप और प्लस अंडमान की मिला के ये बन जाती है 7516। 7516 ये पेपर में काफी बार आया दोस्तों, ठीक है ना। और सिर्फ मेनलैंड की कभी पूछ ले तो वो 6100 है, और 6100 मतलब मेनलैंड की सिर्फ ये वाली, लक्षद्वीप नहीं है उसमें, अंडमान निकोबार नहीं है उसमें, तो 6100 तब माने जाएंगी। लेकिन मोस्टली क्वेश्चनों में हर में 99% ये यही पूछता है 7516 के बारे में, ठीक है। और सबसे बड़ी किस स्टेट की है, सबसे बड़ी किस स्टेट की कोस्ट लाइन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप बताइए। ये गुजरात की दोस्तों, ये देखिए, ये गुजरात की है। आपने अगर मूवी देखी हो, रईस मूवी है, शाहरुख खान की है, तो वो गुजरात से बिलोंग करता है उस मूवी में, और वो धंधा करता है स्मगलिंग का, दारू का। तो बोलता है गुजरात की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है, उसका कुछ तो फायदा उठाओ दोस्तों, तो स्मगलर होता है। तो मूवी देखो, थोड़ा ध्यान से देखा करिए कि उसका कितना चीजों की आपकी जी के ही तो है, जनरल नॉलेज तो बोलते हैं इसको, ठीक है ना। और आपको ना थोड़ा सा ये हो सकता है कि देखो सर गुजरात कितनी लंबी लग नहीं रही, इधर देखो आंध्र प्रदेश की कितनी लंबी है। देखो दोस्तों, कोई रस्सी ऐसे पड़ी है और कोई एक ऐसे रस्सी ऐसे पड़ी है, हो सकता है हमें दिखने में ये लंबी लगे, लेकिन एक्चुअल में लेंथ इसकी ज्यादा है, क्योंकि ये ऐसी थोड़ी सी फोल्ड हो रखी है। तो ऐसी गुजरात की कोस्ट लाइन है। तो गुजरात की ऐसी स्टेट है जिसकी कोस्ट लाइन सबसे ज्यादा है, 7516। आप दिमाग में याद रखो, खुद का नाम भूल जाओगे, लेकिन 7516, 7516, ठीक है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं, कोस्ट लाइन। ये हमारा मतलब मेनलैंड है, तो फिर इधर से ये ए है, एक ये बी है इधर से पूरा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, तो ए को क्या बोलते हैं, इस सिर्फ इतने को ए को बोलते हैं 12 नॉटिकल माइल। 12 नॉटिकल माइल में क्या है, इंडियाज टेरिटोरियल सी, इंडियाज टेरिटोरियल सी। यहाँ पे इस ए वाली जगह पे 12 नॉटिकल माइल, समुद्र में जो यूनिट है मापने की, हम सड़क पे कैसे मापते हैं 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर, समुद्र में जब पानी होता है उसको हम मापते हैं नॉटिकल माइल में, नॉटिकल माइल में ये यूनिट है दोस्तों। तो कितनी है टेरिटोरियल वाटर की इंडिया की, 12 नॉटिकल माइल। तो ये इंडिया की ही जगह है, इस 12 ए पोजीशन पे 12 नॉटिकल माइल में इंडिया कुछ भी कर सकता है। यहाँ पर कोई दूसरा देश आगे ये नहीं बोल सकता कि यार ये मेरा है, या यहाँ पर तुम ये क्यों कर रहे हो, कोई रिसर्च करा लो, कुछ करा लो, सब कुछ, कितनी ही मछलियां तुम यहाँ से ले लो, ठीक है ना, तुम कुछ भी कर सकते हो 12 नॉटिकल माइल में, इंडिया टेरिटोरियल सी, इसका मतलब ये है। बी पॉइंट देखिए दोस्तों, बी है अपनी कोस्ट लाइन से लेके इधर 200 नॉटिकल माइल तक, 200 नॉटिकल माइल तक है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। 200 नॉटिकल माइल में क्या होता है दोस्तों, यहां पर रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं, कुछ चीजें इंडिया कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। बस आपको क्या पता होना चाहिए कि 200 नॉटिकल माइल तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, 12 नॉटिकल माइल तक होता है इंडिया टेरिटोरियल सी। इसमें क्या करते हैं, क्या रिस्ट्रिक्शन है, ये हमारे लिए नहीं है, ये एचसीएस यूपीएससी वालों के बच्चों के लिए है। आप बस इतना याद रखना, हमारी कोस्ट लाइन से सिर्फ 12 नॉटिकल माइल तक हम कुछ भी चीज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं इंडिया टेरिटोरियल सी। 200 नॉटिकल माइल तक बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। देखिए, ठीक है ना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको चीजें समझ आ रही होंगी, सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चंस है थोड़ा, लेकिन मैं आपको मैप के जरिए से बताना चाहता हूं, इसलिए चीजें थोड़ी सी आपको समझ आ जाए, ताकि 12 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इंडिया टेरिटोरियल सी, ठीक है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं दोस्तों। हमने शुरू में पढ़ा था, ये अर्थ है, ये 0 डिग्री लेटी हुई है, लैटिट्यूड है, तो इसको इक्वेटर बोलते हैं। ते ऊपर की तरफ जाएंगे तो नॉर्थ आएगा, तो इस धीरे धीरे 10 आया, 20 आया, फिर आया 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं दोस्तों इसको। और नीचे की तरफ चले तो क्या आया, साउथ आया, तो 23.5 डिग्री साउथ, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कितने डिग्री में, 23.5 डिग्री पे है। सर ये 24.5 पे क्यों नहीं है, ये 25.5 पे क्यों नहीं है, कुछ तो वजह है इसकी, मैं वो बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आपको याद रखना है 23.5 डिग्री पे नॉर्थ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, 23.5 डिग्री साउथ पे नीचे की तरफ, 0 डिग्री इक्वेटर की से नीचे की तरफ जाएंगे तो 23.5 डिग्री साउथ में हमें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देखने को मिलेगा। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये पूरे वर्ल्ड का मैप है, ये इंडिया है दोस्तों यहां से, ठीक है। ये 23.5 डिग्री ही क्यों ली, हमें थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कीजिए सर। हम दोस्तों आपको पता है हमारी जो पृथ्वी है सूरज की ओर चक्कर लगा रही है, ठीक है, सूरज की किरणें आ रही हैं हमारी पृथ्वी पे, एनर्जी का सोर्स है, ठीक है। तो ये 23.5 डिग्री है नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मान लीजिए यहां पर सूरज है, ये सूरज है, ठीक है। तो यहां पर सीधी आएंगी इसकी सूरज की किरणें 23.5 डिग्री नॉर्थ में आ रही हैं, जा तो ऊपर भी रही है लेकिन तिरछी है ये,
ठीक है। तो फिर सूरज मूव करेगा नीचे की तरफ, ठीक है, ये आ गया सूरज। फिर इसकी सूरज की किरणें ऐसी आएंगी, इधर तिरछी जाएंगी। तो फिर सूरज जो घूमेगा ना, ये इस इन दोनों के बीच में घूमेगा बस। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में सूरज की किरणें सीधी आती हैं दोस्तों, ये घूमता रहता है। अभी महीना कौन सा चल रहा है? जनवरी का चल रहा है। अभी सूरज कहाँ पे है? अभी सूरज यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया में गर्मी है क्योंकि सीधी किरणें जा रही हैं, इंडिया में जा रही है तिरछी, देखो ये। तो यहाँ पर सर्दी है, देखो ये रहा हरियाणा, पूरी सर्दी हो रही है इस टाइम, फुल सर्दी है इस टाइम, तो तिरछी किरणें हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर अब ये नीचे है, फिर ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ आएगा। आके मैक्सिमम लिमिट क्या है? यहाँ पे 23.5 डिग्री नॉर्थ पे नेक्स्ट लिमिट है। फिर इधर आ जाएगा तो कौन सा महीना आ जाएगा? जून का महीना आ जाएगा, जो तकड़ी गर्मी पड़ेगी फुल, ठीक है। और उस टाइम जब अपना गर्मी पड़ेगी तो तिरछी किरणें जाएंगी, ऑस्ट्रेलिया में सर्दी होगी। ये रहा ऑस्ट्रेलिया, ये तो पता होगा ना ऑस्ट्रेलिया है, कुछ भाई साहब ने नहीं पता ऑस्ट्रेलिया। तो ये नीचे तरफ ऑस्ट्रेलिया दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर जब सर्दी होगी, यहाँ पर गर्मी होगी। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि सूरज है, जो सूरज है ये ऊपर जाता है, ये नीचे जाता है, ये मैक्सिमम लिमिट है। तो इसलिए 23.5 डिग्री नॉर्थ पे आके मुड़ जाता है ये। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में सूरज घूमता रहता है, और इसी से सर्दी और गर्मी होती है। आपने देखा होगा ना, जब सूरज यहाँ है, ये हमारा साउथ इंडिया, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, यहाँ पर थोड़ा सा कलर है ना ब्लैक रहता है। और ये है जम्मू कश्मीर, यहाँ पर तिरछी जाती हैं, इसलिए वहां पर सर्दियां ज्यादा होती हैं। जो कलर है ना, ऐसे ज्योग्राफी के हिसाब से होता है। जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो आप बहुत सारी चीजों के बारे में भी पढ़ते हो। तो यहाँ पर ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है। मैं वेल्लोर में रहा था, तमिलनाडु में एक जगह है वेल्लोर, वहां पर बीटेक की थी मैंने, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों यहाँ पर गर्मी ज्यादा, यहाँ पर ज्यादा सर्दी होती ही नहीं है, नवंबर दिसंबर जनवरी के मंथ में भी थोड़ी गुनगुनी सी होती है, पर कोई खास बात नहीं होती यहाँ पर, ठीक है ना। इस एरिया में यहाँ पे था मैं। तो थोड़ा सा साउथ इंडिया के बारे में इसलिए थोड़ा हमारा जो कलर होता है वो ब्लैक की तरफ होता है, क्योंकि देखिए आप एक अफ्रीका में देखे ना आपने, अफ्रीका में ये देखिए यहाँ पर सूरज घूमता रहेगा, ये सीधी आएंगी, ये सारा अफ्रीका है, ठीक है ना। आपकी ज्योग्राफी पे डिपेंड करती है, सभी चीजें आपकी ज्योग्राफी पे डिपेंड करती हैं, सब कुछ ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी को समझना इसलिए बहुत जरूरी है, ठीक है। ओके, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, देखिए ये इंडिया है, तो ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पास हो रही है दोस्तों, बिल्कुल हो रही है। ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो किस किस स्टेट से पास हो रही है, काफी बार एग्जाम में आया है। टोटल कितनी स्टेट से पास हो रही है? 8। सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, तो 8। गुजरात, थोड़ी सी राजस्थान में देखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 8 आपको याद करने पड़ेंगे। ऐसे ऐसे 4 पेयर बनेंगे दोस्तों, 2-2 के 4 पेयर बना लो। मैंने तो ऐसे याद किए थे, 2-2 के 4 पेयर बना लिए थे। और ये त्रिपुरा और मिजोरम है ना, इसके कैसे याद किया था मैंने? मजे आ गए पूरे, त्रिपुरा में पूरा है ना, पूरे मजे आ गए, पूरे मजे आ गए, त्रिपुरा और मिजोरम। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ठीक है। आप बार बार देखना इस मैप को, बार बार ड्रॉ करना, आपको याद हो जाएगा दोस्तों। 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। एक अगला कंसेप्ट है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो ये भी एक लाइन है जो इंडिया से पास होती है, बस वो याद रखनी है। जैसे वो स्टेट याद करी थी, ये भी याद करनी है। तो हमने ऊपर पढ़ा भी था 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, ठीक है नहीं, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो ये पास होती है यूपी से, ठीक है, मध्य प्रदेश से भी हो रही है, छत्तीसगढ़ से भी हो रही है, थोड़ी सी उड़ीसा से भी हो रही है, और आंध्र प्रदेश से भी हो रही है, ठीक है। मोस्टली 80% तो ये पूछते हैं यूपी में मिर्जापुर जगह है, यहाँ पर यूपी मिर्जापुर से 82.5 डिग्री पास होती है, वो कौन सी लाइन है? स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो या फिर ये पूछ लें स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है, वो क्या नंबर है उसका? 82.5 डिग्री, ठीक है ना। और ये कितने स्टेट से पास हो रही है? 5 स्टेट से हो रही है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यूपी, आंध्र प्रदेश। ये याद रखना है दोस्तों, ये फैक्चुअल है। ठीक है, ये देखो मैंने बताया था इंडिया कहां से फैला हुआ है? 68 डिग्री से 97 डिग्री। ये 97 डिग्री कौन सा पॉइंट था? ये बताइए पॉइंट कौन सा था? ये अरुणाचल प्रदेश में था। अंजू करके याद है आपको? अंजू डिस्ट्रिक्ट थी, हाँ, किबिथू करके कोई विलेज था, जी। ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट है गुजरात की। ये 68 डिग्री है, 68 से 97। और ये 82 डिग्री, ये कौन सा है? इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। ये कौन सा है? यूपी में मिर्जापुर जगह है, यहाँ से 82 डिग्री ये पास होती है। जियो टैगिंग का मैं कंसेप्ट आपको बता चुका हूँ। फोटो लोगे तो आपको लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड दोनों आएगा। आप किसी की भी जगह से फोटो खींच के आप बता सकते हो कि ये बंदा इस टाइम पे यहाँ पे है, क्योंकि फोटो में टाइम भी आता है, किस टाइम पिक्चर क्लिक की है। ठीक है,
तो ये है 0 डिग्री, ये है 68 डिग्री, ये है 82 डिग्री, ये है 97 डिग्री, ये सब लॉन्जिट्यूड है ऐसे 0 डिग्री से 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं जिसको, ठीक है ना। और एक छोटी सी बात और है दोस्तों, 0 डिग्री है ये, और ये अपने इंडिया में 82 डिग्री को इसको स्टैंडर्ड मान लिया गया। भाई ये बहुत सारी लाइनें थी तो इंडिया वाले बोले कि हम 82 डिग्री 30 मिनट को इसको स्टैंडर्ड मानते हैं, ठीक है। तो ये 5.5 घंटे का डिफरेंस है इनमें, 5.5 घंटे हम आगे हैं, 5.5 घंटे हम आगे हैं, हम मतलब इंडिया में जो रह रहे हैं लोग 82 डिग्री के उस हिसाब से हम लगभग 5.5 घंटे आगे हैं। जो हमने टाइम कैलकुलेट किया ना अभी वहीं, अगर यहाँ पर दोपहर के 12 बजे होंगे तो अपने इधर 5:30 बजे होंगे, हम आगे हैं 5.5 घंटे। सर थोड़ा सा एक बार और एक्सप्लेन कीजिए, थोड़ी सी लेमैन लैंग्वेज में, थोड़ी सी सिंपल लैंग्वेज में। अभी ना क्या हुआ, न्यू ईयर आया, अपने न्यू ईयर पहले आया। मेरा एक दोस्त है अमेरिका में कैलिफोर्निया में रहता है वो, मेरे साथ ही बीटेक की थी उसने, फिर वो प्राइवेट कंपनी में वहां चला गया, अभी अमेरिका में सेटल्ड है। तो उसका तो इधर हैप्पी न्यू ईयर आ गया, रात को 12 बज गए, तो उसका आया 12 घंटे बाद, वो पीछे है, मतलब वहां पर हैप्पी न्यू ईयर लेट आया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ अमेरिका में है वो, ठीक है। आप इससे समझ सकते हो हम आगे हैं 5:30। और बस ये मेन तो ये है, ग्रीनविच जो मेन टाइम है, जो 0 डिग्री की लाइन है, प्राइम मेरिडियन है, उनके बीच में और हमारे 5.5 घंटे का फर्क है टाइम का। हम 5.5 घंटे आगे हैं, हम आगे चल रहे हैं टाइम में। वहां पर चीजें अगला दिन थोड़ा लेट होता है, जैसे यूएसए में कैलिफोर्निया उसमें 12 घंटे का डिफरेंस है मोटा मोटा, ठीक है दोस्तों। ये थोड़ा हाँ मेरे को बताना था, ठीक है। जैसे अभी मैंने ये बताया आपको, वहां पर 4 बजे हैं तो इधर 5:30 बजे होंगे, वही चीज मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था, बस वो कर दी मैंने, ज्यादा इस चीज के ऊपर ध्यान मत देना। बस आपको क्या याद रखना, 5.5 घंटे हम आगे हैं, और इसका टाइम का डिफरेंस जो GMT ग्रीनविच मेरिडियन है, इससे 5.5 घंटे का डिफरेंस है, ठीक है। बस वही चीजें हैं, ये यूएसए है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये वाली इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये 3 लाइन है, ये ध्यान दीजिए। तो 5.5 घंटे का डिफरेंस है। ये मेरा दोस्त रहता है यूएसए में, ये इतना फर्क है, तो लेकिन पेपर में ये आएगा, मेरे दोस्त वाला नहीं आएगा, वो तो मैं आपको समझाना चाहता था कि हम आगे हैं, हम इतने टाइम आगे चल रहे हैं। वो कैसे निकालेंगे, 1 डिग्री लॉन्जिट्यूड इजिकल टू 4 मिनट से आप निकाल सकते हो, मैंने इसलिए समझाया था, वरना 5.5 घंटे का ना आपको रट्टा भी हो सकता था भाई, 5.5 घंटे कैसे, आप 82 डिग्री ईस्ट, 82 डिग्री इसका टाइम का ईस्ट में लेके टाइम कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। वो 0 डिग्री है, 82 डिग्री है, तो जो टाइम आएगा वो इतना आएगा, 5 घंटे 30 मिनट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। अब एरिया, एरिया इंडिया में कौन सी स्टेट का सबसे ज्यादा है? राजस्थान का सबसे ज्यादा है, MP का, फिर महाराष्ट्र का। अब तीनों ही याद रखना। राजस्थान में तो आपको पता है यार, सहारा डेजर्ट है, वो थार डेजर्ट है, सहारा तो अफ्रीका में है, तो आपको पता है ना, ये थार डेजर्ट है, बहुत बड़ा एरिया है। फिर है ये MP, फिर है ये महाराष्ट्र, सबसे छोटी कौन सी है? गोवा। राजस्थान में ऑप्शन में नहीं होता तो MP मिल जाएगा, MP भी नहीं होता तो महाराष्ट्र मिल जाएगा, इसलिए 3 याद रखने आपको, ठीक है। गोवा सबसे छोटी है। एक ऐसा बात बताने जा रहा हूं मैं आपको, मैं बोल रहा हूँ कि 100% जो बच्चे इस टाइम पढ़ रहे हैं उनको पता ही नहीं होगी इस चीज के बारे में, जो मैं 100% बात है। ऐसी क्या बात है सर जो हमने आज तक पढ़ी ही नहीं? जो पिछले तुर्रम खा है ना, जो पुराने चावल हो चुके हैं, बहुत 5-5 4 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनको भी नहीं पता होगी ये बात। जिस दिन पेपर में फंस गई उस दिन मजा आ जाएगा तुमको, मैं कह रहा हूँ अभी मजा आ जाएगा आपको जान के। पौंडीचेरी का नाम सुना है? हाँ जी सर, पौंडीचेरी बीच के बारे में सुना है, हमारे कॉलेज में बहुत लोग जाते थे पौंडीचेरी में, बियर सस्ती मिलती थी क्योंकि टूरिज्म के लिए थोड़ा सा वो रहता था। तो ये क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए, पौंडीचेरी यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, लेकिन ये एकमात्र यूनियन टेरिटरी है जो 3 स्टेटों में फैली है। 3 स्टेट में फैली है सर, ये क्या है? जी सर, तमिलनाडु में पौंडीचेरी है, ये हमें पता है जो मेन है, ठीक है। लेकिन तमिलनाडु में एक जगह है कराईकल, वो भी पौंडीचेरी का हिस्सा है। आंध्र प्रदेश में यनम करके जगह है, वो भी आंध्र प्रदेश का है। केरला में माहे नाम का जगह है, वो भी पौंडीचेरी का हिस्सा है। सर समझाइए, मैप से समझाइए, जैसे समझ नहीं आया एकदम, क्या बोल दिया आपने भाई? ये तो पौंडीचेरी होगी, तमिलनाडु में बीच है यहाँ पर, ठीक है ना, समुद्र किनारे है। तो तमिलनाडु में दूसरी जगह है कराईकेल, ये भी पौंडीचेरी का हिस्सा है। येणम जगह है आंध्र प्रदेश में, ये भी पौंडीचेरी का हिस्सा है। माहे, ये भी केरला में, माहे जगह ये भी पौंडीचेरी का हिस्सा है। तो ये लाइन है विच इज स्प्रेड इन 3 स्टेट्स, 3 स्टेट में फैली हुई है भाई। ऐसी कौन सी यूटी है भाई? ये पौंडीचेरी है।
आप भले ही इस चीज को नाम याद मत रखना, ये नम कराइकल माहे, लेकिन आप ये याद रखना कि पौंडीचेरी 3 जगह फैली हुई है, ये लोकेशन है। ऐसा क्यों है? ये अंग्रेजों के टाइम के किए हुए काम है, अभी तक धीरे धीरे चीजें चेंज नहीं कर रहे, और इलेक्शन कमीशन भी इस चीज के ऊपर थोड़ा करना चाहिए, हो जाएगा ठीक आगे, लेकिन ठीक है, चल रही है जो चीज चल रही है। ठीक है दोस्तों, ये लक्षद्वीप है, ये अंडमान एंड निकोबार है। अब थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोको आइलैंड्स कहां से हैं? म्यांमार से हैं कोको आइलैंड्स। सर क्यों बता रहे हो? बताऊंगा। ये एक फिर बीच में स्टेट है। हम अंडमान एंड निकोबार को पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। तो अंडमान, अंडमान के हमने ना पहले अंडमान को पढ़ेंगे। अंडमान, नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान। तो अंडमान के 4 हिस्से हैं दोस्तों, 4, और ऐसे ही सीक्वेंस में याद रखने। सबसे ऊपर क्या है? नॉर्थ, फिर क्या है? मिडल, फिर साउथ, और फिर लिटिल। लिटिल सबसे नीचे है। नॉर्थ, मिडल, साउथ तो याद रहेंगे, फिर लिटिल नीचे है। ठीक है, ऊपर क्या है? कोको आइलैंड है। ठीक है सर, ओके। तो अब ये तो कोको आइलैंड था, ये बीच में वो था। जो नॉर्थ अंडमान था उसके सामने नारकोंडम है, नारकोंडम आइलैंड है। नॉर्थ मिडल के सामने क्या है? बैरन आइलैंड है। जो नॉर्थ मिडल साउथ अंडमान है, साउथ अंडमान में क्या है? पोर्ट ब्लेयर, जो यहाँ की कैपिटल थी, जिसका नाम अब विजयपुरम कर दिया गया है। पोर्ट ब्लेयर अब नाम नहीं रहा है। अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल का नाम बताइए? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर अब पुराना था, अब नया नाम विजयपुरम है। और वो कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है साउथ अंडमान में। नॉर्थ मिडल साउथ लिटल, तो ये साउथ में है। ठीक है, नॉर्थ मिडल साउथ, ये क्या है? डनकन पास है, डनकन पास है। अब दोबारा देखिए, कोको आइलैंड है, किसके हैं? म्यांमार के हैं। तो ये कोको स्ट्रेट है, जो अलग करता है किसको? नॉर्थ अंडमान को और कोको आइलैंड्स को। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि कौन अलग करता है नॉर्थ अंडमान को और कोको आइलैंड्स को, तो आप बोलोगे सर कोको स्ट्रेट करता है। आपको याद है ना, ऊपर नॉर्थ आएगा, फिर मिडल आएगा, फिर साउथ आएगा, फिर लिटल आएगा। ठीक है, तो देखिए नॉर्थ आ गया, मिडल आ गया, साउथ आ गया, लिटल आ गया। और साउथ और लिटल कौन अलग करता है? दनकन पास। ये पीवाईक्यू है, ये पेपर में आया। दनकन पास साउथ अंडमान को और लिटल अंडमान को अलग करता है। आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा, नॉर्थ मिडल साउथ लिटल, और साउथ और लिटल के बीच में एक स्टेट है जो अलग करता है, उसका नाम है दनकन पास। ठीक है सर, ओके। तो हमने नॉर्थ के सामने क्या पढ़ा था? नारकोंडम, जो कि वोल्केनिक आइलैंड है, ये बिल्कुल नॉर्थ के साइड में लगती है। मिडल अंडमान के सामने क्या है? बैरन आइलैंड है, बैरन इंपॉर्टेंट है, पीछे आया है, ये कहीं सामने मिडल के सामने है। साउथ अंडमान में क्या पाया जाता है? पोर्ट ब्लेयर, जिसका नाम विजयपुरम कर लिया गया है। ये है दनकन पास, ये साउथ और लिटिल अंडमान को अलग करता है। ठीक है, अंडमान तो पढ़ लिया, लेकिन हमने तो पूरा नाम सर अंडमान एंड निकोबार पढ़ा था। भाई ये बहुत लंबी चेन है पूरा, मतलब जो आइलैंड है ये बहुत लंबा है। तो हमने अंडमान को 4 हिस्से में बांटे हैं, नॉर्थ मिडल साउथ और लिटल को। ठीक है, अब अंडमान एंड निकोबार की बात है, हम निकोबार के बारे में पढ़ेंगे। तो निकोबार को 3 हिस्से में बांटना। कार निकोबार सबसे ऊपर है, लिटल निकोबार बीच में है, अब सबसे नीचे है ग्रेट निकोबार। 3 में बंटेगा निकोबार, कार में, लिटल में, ग्रेट में। ठीक है, 4 में अंडमान बंटा था, 3 में निकोबार बंटेगा। तो कार, लिटल, ग्रेट। ठीक है, तो कौन है जो लिटिल अंडमान को और कार निकोबार को अलग करता है? ये है 10 डिग्री चैनल, पीवाईक्यू है ये। 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? अंडमान एंड निकोबार को अलग करता है। अंडमान एंड निकोबार को कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल, और अंडमान में भी लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। मेरे को पता है, मैंने जो नोट्स बनाए हैं दोस्त, बहुत अच्छे लेवल के बनाए हैं। आपका क्वेश्चन बाहर हो ही नहीं सकता, आप कहीं उठा लेना, और आप पहली बार पढ़ रहे होगे, ये भी मेरे को पता है। थोड़ा दिमाग पे जोर जरूर पड़ेगा, लेकिन मैंने इस बहुत सीक्वेंस में, बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में चीजें लेके आया हूं दोस्तों। 9 से 10 घंटे लगे मेरे को ये बनाने में, सच्ची बता रहा हूँ। बहुत अलग अलग ऐसी चीजें, जो नोट्स मेरे थे, जो बुक्स थी, ठीक है ना, आप समझ रहे हो बात को। लेकिन आपका क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। और ज्योग्राफी के क्वेश्चन हिस्ट्री पॉलिटी से ज्यादा पूछ रही है एचएसएससी, ये भी आपको बता देता हूं मैं। आप पिछला सीईटी मेंस का पेपर उठा लेना, दोनों, जो एक पेपर कैंसिल हो गया था वो भी, और जो पेपर बाद में जिसके बाद सिलेक्शन होता वो भी, ज्योग्राफी के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं दोस्तों, हमें पढ़ना होगा। ठीक है, तो हमने बैरन आइलैंड के बारे में पढ़ा था अभी। बैरन आइलैंड कहाँ था बताइए आप? ये था बैरन आइलैंड, ये था बैरन आइलैंड। कहाँ? मिडल के सामने, मिडल, मिडल के सामने है, मिडल अंडमान के सामने बैरन आइलैंड है। क्या खास बात है? ओनली एक्टिव, इंडिया का ओनली एक्टिव वोल्केनो है ये, और ये मिडल अंडमान के सामने है। बैरन आइलैंड पूछ ले कहाँ पे है, तो ये पहला क्वेश्चन आ जाए तो अंडमान एंड निकोबार में, तो ये अंडमान एंड निकोबार में है। ठीक है ना, फिर ये पूछ ले अंडमान निकोबार में किसमें है? अंडमान में है, ठीक है ना, बैरन आइलैंड।
ठीक है ना। अब थोड़ा सा अंडमान निकोबार ये था कवर कर लिया। अब पढ़ लेते हैं लक्षद्वीप के बारे में दो चार चीजें। लक्षद्वीप की खास बात यह है कि ये कोरल रीफ से मिलकर बना है। कोरल रीफ से मिलकर बना है, आपने सुना होगा कोरल रीफ। और सबसे बड़ा कहाँ है, मतलब वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोरल रीफ कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। सबसे बड़ा कोरल रीफ ऑस्ट्रेलिया में। सर है क्या कोरल रीफ? कुछ नहीं, पानी के ऑर्गेनिज्म, पानी के अंदर जो कुछ स्पीशीज पाई जाती हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं। ये एक एल्गी है, उसका नाम है जूसेंथली करके है। कोरल भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही लगा लीजिए, वो है। तो वो एक दूसरे के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। क्या है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप? भाई दो लोग हैं, एक के पास पानी है, एक के पास दूध है, तो उसको पानी दे देता है और जिसको दूध चाहिए उसको दूध दे देता है। तो दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली रह रहे हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में। जिसको जो चीज की जरूरत है वो उसे दे रहा है, जो उसको दूसरे की चीज है वो है। अगर एक दूसरे को देना बंद कर दे, दूसरे की डेथ हो जाएगी। ये सिंपल सी बात है, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। इसलिए इसको बोलते हैं जो दो लोग रह रहे हैं, उसको उसकी जरूरत है, उसको उसकी जरूरत है, तो उसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। तो कोरल भी एक ऑर्गेनिज्म है जो जूसेंथल के साथ रह रहा है एक साथ। तो वो आप हमारे लिए जरूरी नहीं है जानना ये स्टोरी, तो बस ये समझ लीजिए। फिर वो क्या होता है, रह रहे हैं, फिर वो मर जाते हैं एक टाइम के बाद, फिर जो एक लेयर बन जाती है, फिर दूसरे आते हैं, उसके बाद रहते हैं, फिर एक लेयर बन जाती है। ऐसे सदियों से फिर लेयर बनती गई, लेयर बनती गई, एक चट्टान सी बन गई ये। तो फिर और आ रहे हैं, तो ये बनता चला जाता है। और ये मरीन इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी है, वहां पर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आकर रहते हैं। ठीक है ना। तो इंडिया में कहाँ पाया जाता है, ये लक्षद्वीप में पाया जाता है। पेपर में काफी बार आ चुका है। कोरल रीफ कहाँ पाए जाते हैं, लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। ठीक है ना दोस्तों, ये बस ये समुद्री मरीन इकोसिस्टम के लिए जरूरी है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है वहां की मरीन बायोडाइवर्सिटी के लिए। ठीक है ना दोस्तों। तो ठीक है, लक्षद्वीप का लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है, मिनिकॉय। लार्जेस्ट आइलैंड लक्षद्वीप का है दोस्तों मिनिकॉय। ओके, तब थोड़ा सा ये देख लेते हैं। 0 डिग्री आपको पता है कितनी बार करा चुके हो सर, इक्वेटर है। ठीक है, 8 डिग्री मिनिकॉय हमने भी पढ़ा था ना। मिनिकॉय और मालदीव को कौन डिवाइड करता है, 8 डिग्री चैनल करता है। 9 डिग्री किसको करता है, मेन लक्षद्वीप को और मिनिकॉय को। ये लक्षद्वीप का ही पार्ट है, लेकिन लक्षद्वीप ऐसे है और ये मिनिकॉय है, तो ये 9 डिग्री हो गया। ठीक है ना, ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, और 10 डिग्री हमने पढ़ लिया था लिटिल अंडमान को कार निकोबार से। तो ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, 0 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, मैं नीचे से ऐसे चला हूं। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको चीजें समझ आ रही होंगी। अब नेक्स्ट है इंडिया और श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका मतलब देख लेते हैं सर। इंडिया है, ये श्रीलंका है। तो आप ये देखिए, तो एडम ब्रिज है, ये लाल से आप देख रहे हो, रेड से, इसको बोलते हैं एडम ब्रिज। एडम ब्रिज के नॉर्थ में तो है पाक बे, इसे पाक स्ट्रेट भी बोलते हैं। और साउथ में, एडम ब्रिज के साउथ में, ये साउथ वाली जगह पे ये है गल्फ ऑफ मन्नार। तो पूछ लेंगे गल्फ ऑफ मन्नार कहां पाया जाती है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। पाक स्ट्रेट कहां पाया जाता है, पाक स्ट्रेट कहां पाया जाता है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। एडम ब्रिज कहां पाया जाता है, एडम ब्रिज पाया जाता है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। तो पाक स्ट्रेट यहीं पाया जाता है, एडम ब्रिज यहीं पाया जाता है। पंबन आइलैंड ये एडम ब्रिज का ही पार्ट है, तो पंबन आइलैंड भी पूछ लें तो ये भी। क्यों क्यों पूछेंगे पंबन आइलैंड, आपने रामेश्वरम करके एक बहुत ही रिलीजियस जगह है, ये रामेश्वरम तमिलनाडु में ही है। तो ये कहां पाई जाती है, पंबन आइलैंड का हिस्सा है। गल्फ ऑफ मन्नार ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, PYQ ही है दोस्तों। ठीक है, पाक स्टेट, एडम ब्रिज, पंबन आइलैंड, ये सब इधर ही पाए जाते हैं। देखो ये मैप मैंने लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट पड़ोसी देश। हमारे पड़ोसी देश की बाउंड्रीज के बारे में जान लेते हैं, लास्ट टॉपिक है ये। ठीक है, तो बाउंड्रीज मतलब चाइना के साथ इंडिया की कितनी बाउंड्री है, सबसे बड़ा देश कौन सा है जिसके साथ सबसे बड़ी लंबी बाउंड्री है। ठीक है ना, उस हिसाब से है। बांग्लादेश के साथ दोस्तों कितनी की बाउंड्री बनाता है, 4000 की। चाइना के साथ, यहाँ चाइना है आपको पता होगा, यहाँ पर पाक है। चाइना के साथ 3434 की, पाक के साथ 3300 की। ये एक आपको याद कराना है मेरे को। सबसे बड़ी बाउंड्री किस देश के साथ है, बांग्लादेश के साथ है सर, बांग्लादेश के साथ 4000। ठीक है, किसका, वो पूछें किसकी सबसे ज्यादा साथ है, तो बांग्लादेश के साथ है। 4000 में से लगभग 600 कम कर दो, 3400 आ गया। 3400 के साथ चाइना के साथ, 3400 से 100 कम कर दो, 3300 आ गया, ये पाकिस्तान के साथ। ठीक है सर, तो 3400 याद की थी चाइना के साथ, उसका आधा कर दो 1700 नेपाल के साथ। ठीक है, 1700 वो कर दो नेपाल के साथ। ठीक है, 1700 से 100 कम कर दो, 1600 म्यांमार के साथ। 1600 को हाफ कर दो, 800 भूटान के साथ। और सबसे कम है 100 अफगानिस्तान के साथ। ये मैंने एक रफ सी ली है,
3400 मोटा मोटा, तो आपको याद हो जाए, कोई एग्जैक्ट नहीं पूछने वाला आपसे, तो आपको वहां पता होगा ना थोड़ा सा भी, अच्छा ये 4000 थी, ये 3400 थी, ये 3300 थी, क्योंकि एग्जैक्ट तो आप इतने याद रख भी नहीं पाओगे। सबसे छोटी पाकिस्तान उसका अफगानिस्तान के साथ है, अफगानिस्तान सबसे छोटी है, तो वो कितनी है 100, ये 3400, 1700, 800, 1600, थोड़ा मैंने इस प्रकार से आंकड़ा रखा है जैसे मैं खुद पढ़ता था, ठीक है ना। एक एस्पिरेंट के लिए ना वो ऐसे फैक्ट्स दे देना, ये तो बुक में भी रखे हुए हैं यार, फिर याद मेरा टीचर होने का क्या फायदा हुआ मेरे को, आपको कैसे बताऊंगा, ताकि आपको इजी रहे चीजें, एग्जैक्ट बिल्कुल याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। अब चाइना के साथ तो 3500 के आसपास थी, लेकिन मैंने कितनी लिखी, 3400 लिखी, ताकि 3400 का आधा 1700 हो जाए। पेपर में ऐसा नहीं आएगा, पेपर में डिफरेंस बिल्कुल मिलेगा, एग्जामिनर ऐसा नहीं है कि 3401, 3402, 3403 पूछेगा, HSSC है आई नो, लेकिन उसकी भी लिमिट है, ऐसा नहीं पूछती वो, ठीक है ना। थोड़ा सा तरीके से चीजें होती हैं, सबसे छोटी पेपर में सबसे बड़ी पूछते हैं। आपको कुछ भी नहीं याद करना, तो बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी है, लगभग 4000 किलोमीटर की है, सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ है। ये दो क्वेश्चन बिल्कुल आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ओके, फिर एक चीज और देखिएगा दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब 1947 में बंटवारा हुआ, तो एक बंदा था, उस बंदे का नाम था रेड क्लिफ। तो रेड क्लिफ, तो उसने इंडिया और पाकिस्तान को दो भाई हैं, इनको बंटवारा करो, तो इनकी कहां पे आएगी लाइन, कौन सी है इनके बीच की, तो उसको बोलते हैं रेड क्लिफ। इंडिया और पाकिस्तान के बीच की बाउंड्री है, रेड क्लिफ बोलते हैं उसको। इंडिया और बांग्लादेश की, इसको भी रेड क्लिफ ही बोलेंगे, ये बांग्लादेश रहा। तो ये पहले वेस्ट पाकिस्तान तो था, फिर 1971 का वार हुआ, इंदिरा गांधी जी, हमने जीत लिया। 16 दिसंबर को हम विजय दिवस मनाते हैं, 16 दिसंबर विजय दिवस को मनाते हैं क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की वार हुई थी और हमने जीती थी, ठीक है ना। अभी बॉर्डर टू आ रही है, वो 16 दिसंबर को जो हमने सफलता ली थी, जीते थे हम पाकिस्तान के खिलाफ, उस कहानी के बारे में ही बताएगी। और वो जो ट्रेलर लॉन्च हुआ था वो 16 दिसंबर को ही आया था दोस्तों, जो बॉर्डर टू का आया था, ठीक है ना। थोड़ा सा ऐसी भी चीजें अवेयर रहनी चाहिए, जी के आपकी अच्छी होगी ना, तो आप रिलेट कर पाओगे। तो रेड क्लिफ किन दो देशों के बीच में है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी है, और इंडिया बांग्लादेश के बीच में रेड क्लिफ है, क्योंकि रेड क्लिफ एक बंदा था जिसने उस टाइम पार्टीशन किया था, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान का, ठीक है। मैकमोहन इंडिया और चाइना के बीच में है, मैकमोहन इंडिया और चाइना के बीच में है। LOC लाइन ऑफ कंट्रोल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, ये जम्मू कश्मीर में है ना, LOC आपने सुना होगा। ये देखिए मैप, इसमें सब क्लियर हो जाएगा। रेड क्लिफ कहाँ है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में, पढ़ ली सर। मैकमोहन इंडिया और चाइना के बीच में, ये देखो ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, ये पढ़ ली। ओके सर, ये तो हो गई। फिर एक देखिए डूरंड लाइन, डूरंड लाइन है, ये है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। डूरंड लाइन किन के बीच में है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, काफी बार पूछी जा चुकी है ये डूरंड लाइन, ठीक है। लाइन ऑफ कंट्रोल मैंने बताया ना, जम्मू कश्मीर में है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है सर। एक है LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, एक है LAC, दो है ये, LOC और LAC, कंफ्यूज मत होना, बता देता हूं अभी। LOC तो ये रही लाइन ऑफ कंट्रोल, एक है LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एक्चुअल एक्चुअल, ये है इंडिया और चाइना के बीच में, देखो ये रही येलो कलर में जो है, जो ये येलो कलर में है LAC है। ये मैं पीछे लेके आया हूं ताकि हर एक कलर आपको समझ सके। LOC कौन सी है, जो ये ऑरेंज कलर में है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ आ रही हूँ चीजें, ये याद करनी है डायरेक्ट। LOC किसके बीच में है, LAC इंडिया और चाइना के बीच में है, LOC इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है। ओके सर, मैं जब देख रहा था तो मेरे को इधर नेपाल की राजधानी देखी काठमांडू, और काठमांडू जैसे ही क्लिक किया तो मेरे को समझ आया कि अरे काठमांडू में तो सार्क का हेडक्वार्टर है। सार्क एक ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता होगा, नहीं पता होता आपको पता होना चाहिए, गूगल करना सार्क की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। इधर फिर मेरे को ढाका देगी, ढाका भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, बिम्स्टिक, ये इंडिया मेंबर है इनका, इसलिए पढ़ा रहा हूं मैं, बिम्स्टिक। ढाका सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, काठमांडू में है। बिम्स्टिक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ढाका में है। और इंडिया में भी कोई है क्या जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, है ना दोस्तों, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, गुड़गांव में है, आप हरियाणा जी के में पढ़ते भी होगे। तो जब आप पढ़ रहे हो तो ऐसे रिलेट कर लिया करो दोस्तों, कि भाई कौन सी चीज कहाँ है, क्या हिसाब किताब है, ठीक है ना। ओके, अब थोड़ा सा ना मैं आपको 2 मिनट में जम्मू कश्मीर का मैप बता देता हूँ, बड़ा ही कंफ्यूजिंग होगा, आपको बहुत चीजें समझ आएंगी अभी। देखिए एक क्षेत्र तो ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। जम्मू कश्मीर 5 हिस्सों में बटा हुआ है। ये तो अभी जो इंडिया के अंडर है, टोटल एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया का होता है, ये वो है, ठीक है।
यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं है। ये एक वाला सर, क्या हुआ कि 1947 में ना हम जैसे आजाद हुए तो पाकिस्तान ने थोड़े ही महीने बाद अटैक कर दिया हमारे ऊपर। तो पाकिस्तान की मतलब सेना लगा लो इधर घुसी, उन्होंने इतना कब्जे में कर लिया। फिर इंडिया ने काउंटर अटैक किया, इनको पीछे धकेल भी दिया। लेकिन क्या हुआ, यूएनओ में चला गया मैटर। नेहरू हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो उनका क्रिटिसिज्म होता है इसी चीज के लिए, यूएन में मैटर ले गए तो यूएन ने बोल दिया जहां है वहीं रुक जाओ, जहां है वहीं रुक जाओ, तो वो रुक गए। तो आज भी ये सब उसी के अंडर में है। और ये जो लाइन है ना, ये जम्मू कश्मीर की लाइन ऑफ कंट्रोल, ये वही है दोस्तों, ये है वो वही है। ठीक है, ये जो लाइन है ये वही है। तो पहला एरिया ये हो गया, ये इसको बोलते हैं पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। ये अफगानिस्तान का 100 किलोमीटर का मैं आपको बता रहा था, ये वाला एरिया अफगानिस्तान के साथ इंडिया के साथ मैच होता है। हालांकि ये पाकिस्तान के अंडर में है लेकिन इंडिया इसको अपनी जगह मानता है, इसलिए इसको नाम दिया था पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, और ये वाला रीजन देखिए अब, जो ये वाला है, ये ना पाकिस्तान ने 1963 में, पाकिस्तान ने 1963 में चाइना को दे दिया गिफ्ट, ले भाई ले मजे कर। ये है पाकिस्तान के काम, ये पाकिस्तान का काम है। पाकिस्तान बस इतना था इंडिया को तंग करे। ठीक है, ये वाला एरिया कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर, आपने सुना होगा सियाचिन ग्लेशियर, ये यही है जम्मू कश्मीर में, ये रहा। ठीक है, ये कौन सा है, ये है दोस्तों अक्साई चीन, ये चाइना के पास है। 1962 में जो लड़ाई हुई थी इंडिया और चाइना की, इंडिया हार गया था तो चाइना ने इस पे कब्जा कर लिया तब से। ठीक है, तो ये चाइना के पास है। ये थोड़ा सा ये एरिया था, ये पाकिस्तान ने दे ही दिया 1963 में। ठीक है ना, ताकि परेशान रहे इंडिया। ठीक है, ये अपना नीचे फिर हिमाचल हो जाता है, फिर शुरू हो जाता है। तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए मैप के बारे में भाई, जम्मू कश्मीर में हर रोज न्यूज में आती रहती चीजें। सियाचिन ग्लेशियर के बारे में बताइए सर, क्या माहौल है सियाचिन ग्लेशियर, क्या क्वेश्चन आए हैं भाई। सबसे पहले तो देखो, यहाँ पर माइनस में 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, 55 डिग्री, कमाल की बात है ये। वहां पर हमारे फौजी भाई है उधर। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड है, वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड, मतलब ऐसी जगह जहां पर लड़ाई हुई है पहले भी, इतनी ऊंची जगह पे, क्योंकि -55 डिग्री में सर्वाइवल ही नहीं है यार। देखिए आप कितनी कठिन परिस्थितियों में हमारे फौजी भाई वहां पर खड़े हैं। तो सियाचिन ग्लेशियर में एक 1984 में ऑपरेशन मेघदूत हुआ था। ऑपरेशन मेघदूत 1984 में कहां पे हुआ था, सियाचिन ग्लेशियर को कंट्रोल करने के लिए इंडिया ने कंट्रोल ले लिया फिर 1984 में सियाचिन ग्लेशियर पे, क्योंकि पाकिस्तान की हरकतें चलती रहती हैं। ठीक है, और सियाचिन ग्लेशियर को थर्ड पोल भी बोलते हैं। थर्ड पोल किसको बोला जाता है, सियाचिन ग्लेशियर में। थर्ड पोल मतलब एक है नॉर्थ पोल, एक है साउथ पोल, थर्ड पोल ये है। नॉर्थ पोल पे भी इतनी ही बर्फबारी है, वहां पर सर्वाइवल इतना इजी नहीं है। साउथ पोल पे बर्फ है, इंसान कैसे रहेंगे, इतनी बर्फ है। तो भाई उसके बाद तीसरा नंबर के यही है थर्ड पोल, जिसको बोलते हैं, यहाँ पर इतनी बर्फबारी पाई जाती है। ये देखिए दोस्तों, ये राजनाथ साहब है, हौसला अफजाई के लिए गए थे, तो अब देखिए यहाँ पर आप कैसे रहेंगे, आप हिसाब लगाइए। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको चीजें समझ आई होंगी। मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा नहीं किया था, 150-200 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो 200-250 हो गए होंगे, मैं कैलकुलेट तो किया नहीं। लेकिन आपका टॉपिक है ना 360 डिग्री, 360 डिग्री कंप्लीट है, आप कोई सा भी क्वेश्चन लगा सकते हो अब। और कंसेप्चुअली समझाने की कोशिश की थी मैंने। और वो जो 82 डिग्री था ना, 82 डिग्री 30, आप इससे कैलकुलेट करके देखना, 0 डिग्री से 82 डिग्री, आपका उत्तर आ जाएगा 5.5 घंटे। ना आए तो मेरे को कहना, 5.5 घंटे बिल्कुल आएगा। ठीक है ना, मैंने जो समझाया है दोस्तों, मेरी गारंटी है इससे पेपर में क्वेश्चन आएंगे। हम थोड़ा सा एक कदम आगे चलेंगे, जिस वॉशरूम में बच्चे कम होते हैं, मैंने बताया ना, लेकिन आप उन बच्चों में ही होगे। अगर 12 लाख ने पेपर दिया है और 12,000 पोस्ट आई हैं, तो 12 लाख का 1% हुई, तो 1% आप समझ लीजिए, थोड़ा सा एक कदम तो फालतू चलना पड़ेगा ना दोस्तों, आपको पढ़ना पड़ेगा तभी सिलेक्शन होता है। एक एक क्वेश्चन से एक एक नंबर से कैसे रहते हैं उसका पेन मेरे को पता है दोस्तों, मेरे को पता है कैसे एक नंबर को कवर करते हैं। तो मैं आपको कभी जो भी चीजें हैं वो रेलिवेंट पढ़ाऊंगा और कंसेप्ट से समझाऊंगा, ताकि दिमाग में लंबे टाइम तक चीजें रहें। एक बार आपने पढ़ ली चीजें फिर आपको परमानेंट याद रहें। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही था। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ आया हो। धन्यवाद।